मोतीलाल ओसवाल S&P 500 NFO, क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? जैसे ही कोई भी प्रोडक्ट नया इक्विटी मार्केट में आता है, सभी इन्वेस्टर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। अभी तक आपके पास इस प्रोडक्ट से रिलेटेड S&P 500 जो NFO आ रहा है मोतीलाल ओसवाल का, उससे रिलेटेड आपके पास या तो सिर्फ इंफॉर्मेशन आई है प्रोडक्ट मेकर से, मतलब जिन्होंने प्रोडक्ट बनाया उन्होंने न्यूज चैनल्स पे आके आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, या फिर आपको अभी तक इंफॉर्मेशन ही मिली है, अभी तक कोई एनालिटिकल रीजन कि इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, लॉजिकल डिसीजन मेकिंग अभी तक नहीं पहुंची है। आज के इस वीडियो में, क्योंकि मेरे भी काफी इन्वेस्टर्स हैं जो इस प्रोडक्ट को लेके है काफी कंफ्यूज और उनके पास अभी तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, तो वो जानना चाह रहे हैं ज्यादा इसके बारे में, तो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे NFO जो मोतीलाल ओसवाल का आ रहा है S&P 500 से रिलेटेड। इससे रिलेटेड हम पॉजिटिव, नेगेटिव और कंक्लूड करेंगे और फाइनल डिसीजन मेकिंग भी आपको करके देंगे। और फाइनल डिसीजन एसेस तो आपका रहेगा, पर हमारी एडवाइस हम आप तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP, और तैयार हो जाइए आज के बड़े ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन के लिए। क्या हमें S&P 500 का जो NFO आया है मोतीलाल ओसवाल का, इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना? इससे पहले कि हम NFO को डिस्कशन पे चले, एक चीज समझनी जरूरी है कि NFO होता ही क्या है फॉर दैट मैटर। जब भी एक नया शेयर इक्विटी मार्केट से नया फंड्स उठाने के लिए आता है तो वो IPO लेके आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जैसे भी रिसेंटली SBI कार्ड्स का IPO आया था, आप समझ गए होंगे। वैसे ही जब भी एक म्यूचुअल फंड नया फंड लेके आता है मार्केट में पैसा उठाने के लिए, तो वो लेके आता है NFO। जब भी एक नया म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है उसको बोला जाता है NFO, न्यू फंड ऑफर। मेरे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं और साथ ही साथ जितने भी आप लोग सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी जानते हैं कि मैं मेरे सभी इन्वेस्टर्स को मना करता हूं NFO में इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि NFO का ट्रैक रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, और यूजुअली जब NFO से रिलेटेड फंड्स मेरे पास बाकी एग्जिस्टिंग फंड्स हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड भी है, जिनकी परफॉर्मेंस भी है, तो मैं उनको प्रेफर करूंगा ओवर एंड अबव न्यू फंड ऑफर। न्यू फंड ऑफर की रिस्क हम हमारे पोर्टफोलियो में यूजुअली नहीं लेते हैं। पर इस बार क्या हुआ है, S&P 500 का जो NFO आया है मोतीलाल ओसवाल का, इससे रिलेटेड इतनी सारी बातें ऑलरेडी सप्लाई हो चुकी है सब न्यूज चैनल्स पे और सब जगह कि हम हैं बहुत सारे कंफ्यूजन में। आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं पॉजिटिव बातें, फिर समझेंगे नेगेटिव बातें। जी हां दोस्तों, नेगेटिव भी पॉइंटर्स है जो अभी तक आपको बताया ही नहीं गया है। बताया छोड़िए, अभी तक आपके पास तक पहुंचाया भी नहीं गया। हम नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, फिर फाइनली थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कंक्लूजन। क्या हमें इन्वेस्ट करना है तो किन्हें करना है, नहीं करना तो क्यों नहीं करना। इस 3 पार्ट में हमारा डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा। सबसे पहले समझते हैं पॉजिटिव बातें। मैं नॉर्मल इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला जो अभी तक आपके पास पहुंच चुकी है, जैसे कि NFO का 15 से 23 अप्रैल है, मतलब ये बेसिक डेटा, इनको मैं सारे को स्किप कर रहा हूं। हम सीधे चलते हैं पॉजिटिव पॉइंटर्स की तरफ। पहला पॉजिटिव पॉइंट्स जो आपको बताया जा रहा है वो ये है कि S&P 500 में जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है, दैट इज मोर देन $10 ट्रिलियन। अब समझना जरूरी है कि $10 ट्रिलियन होता कितना है। इंडियन इकोनॉमी, जितनी भी इंडिया की GDP है, इंडिया की टोटल इकोनॉमी है, उसका 3 टाइम्स से ज्यादा होता है $10 ट्रिलियन। इतना बड़ा फंड है ये। जी हां दोस्तों, ये इतना बड़ा फंड है, इतना एग्जिस्टिंग इसमें इन्वेस्टेड है ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे। सो ये बात पॉजिटिव है, ये मान ली कि यार ये इतना बड़ा फंड है, पर सिर्फ ये इकलौता रीजन नहीं है जिसके बेसिस पे मैं इन्वेस्ट कर दूं या ना इन्वेस्ट करने का डिसीजन लूं। आई नो S&P 500 वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडेक्स है और माना जाता है कि यार वर्ल्ड की सारी बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें पार्ट ली जाती है, इसीलिए ये इतना बड़ा इंडेक्स बन चुका है। सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट इसके बारे में जो आपको बताया जा रहा है, बट थोड़ा सा मेरे हिसाब से उसमें मिस इंटरप्रिटेशन है, वो ये कि बताया जा रहा है कि जो ये S&P 500 का इंडेक्स है, इसका जीरो कोरिलेशन है विद इंडियन म्यूचुअल फंड्स या फिर विद इंडियन इंडेक्स। ऐसा नहीं है। जीरो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। कोरिलेशन मतलब अगर इंडियन इक्विटी मार्केट बढ़ेगा तो S&P 500 बढ़ेगा, इंडियन इक्विटी मार्केट घटेगा तो S&P 500 घटेगा, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। जीरो कोरिलेशन मतलब कोई तंत्र नहीं है कोरिलेशन निकालने का। आपको ऐसा मान लिया गया है इस फंड के बारे में कि इंडियन इक्विटी मार्केट बढ़े या घटे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता S&P 500 में, ऐसा मान लिया गया है। पर आई रियली डोंट थिंक सो। एक 2015 का आर्टिकल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी रखूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। उस आर्टिकल में डिटेल में डिस्कशन किया है हमने, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एक आर्टिकल है, ये एक इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, इसका एक स्क्रीनशॉट भी मैं यहां पे लगा रहा हूं। सिर्फ ये एक आर्टिकल नहीं है, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल है जिसके थ्रू हमने हिस्टोरिकली हमेशा देखा है और हमेशा कंपेरिजन भी किया है कि कैसे S&P 500 और निफ्टी या सेंसेक्स एक साथ मूव करते। हो सकता है टाइम में डिफरेंस हो जाए कि ये 3 महीने पहले बढ़ जाए, ये 3 महीने बाद बढ़े, बट इवेंचुअली हिस्ट्री में देखा गया है लॉन्ग टर्म में हमेशा दोनों सेम डायरेक्शन में
चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलने का स्पीड बढ़ सकती है। जैसे एस इंडियन इकोनॉमी क्योंकि फास्ट है तो तेज बढ़ सकता है, S&P थोड़ा वर्ल्ड इकोनॉमी है और यूएस में उसमें थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर है तो हो सकता है थोड़ा सा कम बढ़े, पर बढ़ेंगे दोनों एक साथ, टूटेंगे दोनों एक साथ। बीच बीच में 1-2 साल ऐसे होते हैं जब देखा जाता है कोई कोरिलेशन नहीं है, बट जब लॉन्गर टाइम में हम देखते हैं हमें पता चलता है जी हाँ दोस्तों, दोनों के बीच में कोरिलेशन है जो अभी तक आपको नहीं बताया गया था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और तीसरा पॉइंट आपके पास जो रखा जा रहा है वो है डाइवर्सिफिकेशन। जी हाँ, डाइवर्सिफिकेशन होगा। इस S&P 500 में इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी कंपनीज नहीं होने वाली, सारी इंटरनेशनल कंपनी होगी। इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन हमें मिलेगा। ये 3 हो गए इसके पॉजिटिव पॉइंट्स, ये 3 हो गए पॉइंट्स जो अभी तक आपके पास थे। अब नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट इस डेटा से आता है जो IMF ने दिया है। IMF के अकॉर्डिंग जो इंडियन जीडीपी की ग्रोथ रेट रहेगी 2020 में वो रहेगी 1.9% और 2021 में रहेगी 7.4% और इसी के अगेंस्ट यूएस की 2020 में रहेगी -5.9% और 2021 में रहेगी 4.7%। मतलब दोनों ही सालों में, आने वाले दोनों सालों में ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है कि इंडियन इकोनॉमी, वैसे भी इंडिया एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, यूएस ऑलरेडी डेवलप्ड है, डेवलपिंग इकोनॉमी में इक्विटी में रिटर्न्स हमेशा ज्यादा रहेगा क्योंकि इक्विटी में ग्रोथ ज्यादा है, इकोनॉमी में ग्रोथ ज्यादा है, तो यहां पे इक्विटी में रिटर्न भी ज्यादा रहेगा। ये हिस्टोरिकली हमेशा देखा गया है, ग्रोइंग इकोनॉमी में रिटर्न ज्यादा रहते हैं। वही इस चीज का वैलिडेशन मिल रहा है हमें IMF के डेटा से। हमें पता चल रहा है कि यार इंडियन इकोनॉमी ज्यादा ग्रो करने वाली है। यूएस के कंपैरिजन में हम बेटर करने वाले हैं। यूएस के कंपैरिजन में हम आज के दिन कोरोना वायरस से बहुत ही ज्यादा अच्छा फाइट कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा वेल मैनर्ड वे में सिस्टमैटिकली हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। तो हाई चांसेस कि कोरोना वायरस का इंपैक्ट यूएस से कम एटलीस्ट इंडिया में पड़ेगा और इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोइंग रेट होने वाली है आने वाले सालों में वो यूएस की इकोनॉमी से ज्यादा रहेगी। जब हमें पता है कि इंडियन इकोनॉमी ज्यादा ग्रो करने वाली है तो हम ऐसे फंड में, एक ऐसे NFO में क्यों इन्वेस्ट करें जो यूएस में इन्वेस्ट कर रहा है? समझा? मतलब पहला नेगेटिव पॉइंट ये है कि आने वाले सालों में IMF के डेटा के अकॉर्डिंग और जो जनरल कंसेंसस है जो आप और हम समझ रहे हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमी विल डू बेटर बिकॉज इंडियन इकोनॉमी इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी एंड फॉर दैट मैटर एनी डेवलपिंग इकोनॉमी विल डू बेटर देन अ डेवलप्ड इकोनॉमी। तो जब डेवलपिंग इकोनॉमी आने वाले सालों में बेटर करेगी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 सालों में, लॉन्ग टर्म में भी हमेशा इक्विटी मार्केट का रिटर्न्स कैसे होता है, अगर हम रफ आइडिया ले, एक मतलब रफ एस्टिमेट लगा ले तो इक्विटी रिटर्न्स इज इक्वल टू इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी ग्रोथ रेट। मतलब किसी भी कंट्री का इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी ग्रोथ रेट प्लस एक अल्फा कि आप एक्स्ट्रा रिटर्न्स कितना ला सकते हो, दैट इज इक्वल टू रिटर्न्स जो आपको म्यूचुअल फंड्स देने वाले हैं। मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया में ज्यादा है, इन्फ्लेशन इंडिया में ज्यादा है, तो ओवरऑल रिटर्न इंडिया में ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू यूएसए। समझ रहे हो? ये वापस से समझाऊं, एक बार वापस से समझा देता हूं। किसी भी कंट्री का आपको पता करना है कि वहां का इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या फिर इक्विटी क्या रिटर्न्स देंगी, उसका एक रफ फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? इन्फ्लेशन उस कंट्री में क्या है प्लस जीडीपी ग्रोथ रेट उस कंट्री की क्या है प्लस अल्फा आप क्या जनरेट कर सकते हो। इंडिया में जीडीपी ग्रोथ रेट भी ज्यादा है, इन्फ्लेशन भी ज्यादा है एंड मोर देन दैट अल्फा जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है। इसीलिए हाई चांसेस कि हम इंडिया में ज्यादा रिटर्न्स देखने वाले हैं आने वाले टाइम में। और 5 साल के टाइम होराइजन में, 7 साल के टाइम होराइजन में हम और आप सभी जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी विल डू बेटर देन यूएस इकोनॉमी। सो इसीलिए हमें पहले ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना जो हमारे इकोनॉमी से स्लो काम करने वाला है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें इंडिया में चीजों को समझने में, सीखने में बहुत टाइम लग रहा है। अभी हम इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, इंडियन इक्विटी शेयर मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी हमसे इसलिए जुड़े हैं क्योंकि हम आपको कहीं ना कहीं इंडियन इक्विटी मार्केट से, चाहे वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो चाहे शेयर मार्केट हो, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मतलब अभी भी हम लर्निंग स्टेज में है इंडियन इक्विटी मार्केट से रिलेटेड। हम सीधा यूएस में इन्वेस्ट कर दे ऐसी इकोनॉमी में जहां पे फेड क्या करेगा, वहां की लोकल गवर्नमेंट क्या करेगी, वहां पे क्या स्ट्रैटेजीज होने वाली है मुझे नहीं पता, मतलब वहां के रिस्क मुझे नहीं पता है, बट जस्ट बिकॉज एक नया फंड आया मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूं, वापस से क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इंडिया में एटलीस्ट हमें पॉलिसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, गवर्नमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम रखते हैं, थोड़ी नॉलेज हम रखते हैं। यूएस से रिलेटेड तो एटलीस्ट हम ज्यादा इंफॉर्मेशन इंडियन इक्विटी मार्केट के बारे में या फिर इंडियन की इकोनॉमी के बारे में रखते हैं। तो जहां आपकी नॉलेज नहीं है या जहां आपकी नॉलेज कम है, उससे बेटर यह है कि आप ऐसी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करें जहां पे हमारी नॉलेज ज्यादा है। एंड थर्ड बट नॉट द लीस्ट, जब भी हम ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे, S&P 500 में इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट किया तो अगर वहां पे रिटर्न कम भी आया तो आपके लिए समझना हो जाता है आसान। पर जब आप ऐसी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हो, आई नो वहां पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, अमेजॉन,
नाम छोड़ते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का इंडेक्स है जो हमें मिल रहा है, पर उनकी ग्रोइंग रेट भी इंडियन इकोनॉमी से कम होने वाली है। मोर देन दैट, उनकी ग्रोथ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी और बाकी सारी चीजें की स्टडी होना हमारे लिए है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट। और जब एक इन्वेस्टर एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट करेगा जिसकी उसकी नॉलेज कम है, तो वो हमेशा अपने इमोशन से काम लेगा और वो हमेशा रहेगा टेंशन में। तो मतलब हमें ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां हमारा नॉलेज थोड़ा सा ज्यादा हो। तो ये 3 है बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स जो हमें और आपको रखना चाहिए ध्यान। अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ कि किन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी भी है कुछ लोग जो इन्वेस्ट कर सकते हैं और किन्हें नहीं करना चाहिए। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक नहीं किया है तो क्लिक कर दीजिए। और साथ ही अगर आप अभी तक टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे हम इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाते हैं, ट्विटर पे हम इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोट्स, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ टिप्स और इमीडिएट जो टिप्स नहीं होती है वो हम ट्विटर पे देने की कोशिश करते हैं। और इंस्टाग्राम पे पर्सनल लाइफ रिलेटेड पोस्ट और बड़े ही इंटरेस्टिंग चीजें आपको, चाहे मेरी ट्रैवल लाइफ से रिलेटेड हो या फिर मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, वो मिलती है। जो आपका इंटरेस्ट हो वहां आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपका फंड्स मैनेज करें, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो डीमैट अकाउंट हो, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर, चाहे वो इंश्योरेंस हो, नंबर हर एक चीज के अलग अलग डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अब फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस कंक्लूजन को मिस गलती से भी मत कीजिएगा। सबसे पहले अगर कोई नया इन्वेस्टर्स है उससे इस एनएफओ में इन्वेस्ट करने के लिए अवॉइड करना चाहिए। ये एनएफओ क्या बल्कि हर एक एनएफओ में इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी एक नए इन्वेस्टर को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, एक ऐसा सीजन इन्वेस्टर्स है जिसको 5 साल से ऊपर हो चुका है इक्विटी शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स की रिस्क को समझता है और चाहता है कुछ डाइवर्सिफिकेशन लेना, और प्रोवाइडेड प्लस वो एक एचएनआई इन्वेस्टर है, मतलब उसका टोटल पोर्टफोलियो 50 लाख से ऊपर का है, और फिर वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू, या फिर अगर आप समझते हैं कि आप खुद एडवाइस लेते हैं अपने आप की, मतलब आप खुद ही अपने एडवाइजर है और खुद ही अपने टेक्निकल डिसीजन लेते हैं, तो आप अपने पोर्टफोलियो का 5% ऑन अ हायर साइड ले सकते हैं ऐसे फंड में जो इंटरनेशनल जगह इन्वेस्ट करते हो। बट मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसमें लेने से पहले यह समझ लीजिए कि इसके रिटर्न्स इन अ लॉन्ग टर्म इंडियन इक्विटी मार्केट से या किसी भी डेवलपिंग इक्विटी मार्केट से कम आने वाले हैं। इस चीज को समझ लीजिएगा। आप डाइवर्सिफिकेशन के लिए सिर्फ करना चाह रहे हैं और इसकी रिस्क एपेटाइट और रिस्क समझ रहे तभी इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, वरना ऐसे प्रोडक्ट से हमें रहना चाहिए दूर। सिर्फ एक लर्नेड एजुकेटेड इन्वेस्टर अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, इट्स ओके। अदर देन दैट हमें करना चाहिए ऐसे प्रोडक्ट को अवॉइड। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। फाइनल डिसीजन आपका, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का। अगर आप हमसे जुड़े हुए तो हम आपका डिसीजन आप तक पहुंचा देंगे। मेरे अकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए, बट कोई एचएनआई इन्वेस्टर है, चाहता है डिस्कशन मुझसे करना, मुझसे कर सकता है। हम बात करेंगे, समझेंगे हमें करना भी है या नहीं करना। पर अगर आप नॉर्मल इन्वेस्टर है, हमसे नहीं जुड़े हुए, कहीं और जुड़े हुए, आप अपने एडवाइजर से एडवाइस लीजिए। हमसे चाहते हैं एडवाइस लेना या हमसे चाहते हैं कि हम आपका फंड्स मैनेज करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अगर नहीं चाहते कि आप खुद मैनेज करेंगे या खुद के एडवाइजर से मैनेज करवाएंगे, तो आप अपना डिसीजन खुद लीजिए। ये मेरी ओपिनियन थी इस कंप्लीट वीडियो पे। ये मेरा कोई डिसीजन मेकिंग है, मैं आप पे थोप नहीं रहा हूं। दिस इज व्हाट कंप्लीटली आई फील, या मैं मेरे इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाला हूं। आई होप आपको इस चैनल में और इस वीडियो में मजा आ रहा होगा। अभी तक हम ऑलमोस्ट डेली वीडियो ला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं एट टाइम्स 2 वीडियो भी आ जाए। अब हम इन कमिंग टाइम्स म्यूचुअल फंड्स पे वीडियो लाने की स्पीड बढ़ाने वाले हैं। अभी शेयर्स के काफी वीडियो आ चुके हैं, म्यूचुअल फंड्स के भी आ गए हैं, म्यूचुअल फंड्स की स्ट्रैटेजीज आ चुकी है। मुझे कई जनों ने बोला कि सर आप म्यूचुअल फंड पे वीडियोस कम बना रहे हो। म्यूचुअल फंड्स में 2 स्ट्रैटेजीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं और वो स्ट्रैटेजी आपके लिए अप्लाई भी कर चुका हूं। अब ये जो वीडियो आ रहे हैं इक्विटी शेयर से रिलेटेड, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है। ये कभी भी हमारे पास नई इंफॉर्मेशन आए तो हम वो सिर्फ सीख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग तो मैं हमेशा मना करता हूं, हमें सिर्फ इन्वेस्टिंग की ही बात करनी है। डायरेक्ट इक्विटी शेयर इन्वेस्ट आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आपकी पर्सनल रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। आज इस वीडियो में हम जो चैनल पे बता रहे हैं आपको इक्विटी शेयर मार्केट के बारे में, उसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा इक्विटी शेयर ट्रेडिंग में घुस जाओ। ट्रेडिंग तो हमें करनी ही नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। अगर आप नए इन्वेस्टर है तो म्यूचुअल फंड, जैसा मैं हमेशा प्रेफर करता हूं। रिस्क एपेटाइट कम है तो म्यूचुअल फंड्स, और अगर आप समझते हैं इक्विटी शेयर मार्केट को और खुद के डिसीजन ले सकते हैं तो इक्विटी शेयर्स में आ सकते हैं। आई होप आपको इस चैनल पे मजा आ रहा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग।